हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं सीधे टॉपिक के तरफ। मोल क्या है? तो मोल मोल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि ये मोल टर्म दिया किसके द्वारा गया था। तो ठीक है, द टर्म mole was given by Ostwald in 1896। यानी कि ये मोल जो टर्म है, मोल वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो ओस्टवाल्ड के द्वारा। मोल वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो ओस्टवाल्ड के द्वारा। यानी कि ये मोल वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? तो ओस्टवाल्ड के द्वारा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है, हम लोग देखते हैं, यानी कि इट इज ए लैटिन वर्ड which means heap or pile। यानी कि ये मोल जो है कौन सा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है। मोल कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि यानी कि पहले थोड़ा आगे चलते हैं। मोल क्या है? तो लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? तो हीप और पायल। हीप और पायल क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पेन है तो ये सिंगल है। अगर यही 10 पेन रहता तो ये ग्रुप ऑफ पेन हो जाता। ये क्या हो जाता? ग्रुप ऑफ पेन। नहीं, ये क्या हो गया? सिंगल पेन। ये क्या हो गया? सिंगल पेन। और ये क्या हो गया? तो ग्रुप ऑफ पेन। तो यही ग्रुप ऑफ पेन जो हुआ, इस ग्रुप ऑफ पेन को क्या कह सकते हैं? तो हीप और पायल कह सकते हैं। तो मोल जो है, मोल कौन सा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है। मोल कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है? तो हीप और पायल। यानी कि ग्रुप में कोई ऑब्जेक्ट, ग्रुप में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट रहे या ग्रुप में कोई पार्टिकल प्रेजेंट रहे तो उसी के लिए इस मोल का यूज किया जाता है। नहीं, उसी के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसको अदर वर्ड्स में समझ लेते हैं। अदर वर्ड्स में कैसे समझेंगे? तो जैसे कि मान लीजिए हमको जो है मार्केट से हम लोग केला खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? केला, यानी बनाना। ठीक है, बनाना खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? दर्जन के हिसाब से। नहीं, दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। तो वहां पर जो बनाना का हमको एक गुच्छा देता है। क्या देता है? गुच्छा। तो हीप और पाइल का मतलब भी वही गुच्छा होता है। क्या होता है? गुच्छा। तो गुच्छा में हम लेते हैं तो यहाँ पर जो है हम यानी कि बनाना के गुच्छा के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? तो हीप और पाइल। और लैटिन में कौन सा वर्ड यूज करेगा? तो मोल। लैटिन में कौन सा वर्ड यूज करेगा? तो मोल। नहीं, यानी कि वहां के कंट्री में यानी कि सामान जब ग्रुप में खरीदेगा तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा? तो मोल। नहीं, मोल यूज करेगा। और हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं? तो हीप और पायल। नहीं, हीप और पायल। उसके बाद जो है, उसके बाद it gives the concept of quantity of matter in terms of number, mass एंड वॉल्यूम। नंबर, मास एंड वॉल्यूम। यानी कि ये जो मोल जो है, ये मोल हमको क्या बताता है? नहीं, मोल हमको क्या बताता है? तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को, यानी किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को।
मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो किसी भी सब्सटेंस की मात्रा को, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर को। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस किस टर्म में रिप्रेजेंट करता है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को ये नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को किस टर्म में रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। और किस टर्म में रिप्रेजेंट करता है? मास के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। और किस टर्म में रिप्रेजेंट करता है? तो वॉल्यूम के टर्म में। कहने का मतलब हुआ कि कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, नहीं कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, यानी कि उसके अमाउंट को ये नंबर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन? मोल। और उसको मास के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसको वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, नंबर, मास और वॉल्यूम के टर्म में क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। नंबर, मास और वॉल्यूम के टर्म में क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। किसको? तो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, मोल। ठीक है, तो ये मोल से रिलेटेड टर्म था। अब जो है यानी कि ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मोल जो है यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस फॉर्म में? तो नंबर के फॉर्म में, उसके बाद मास के फॉर्म में, उसके बाद वॉल्यूम के फॉर्म में। नहीं, यानी कि नंबर को आप मोल में भी लिख सकते हैं, मास को आप मोल में भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को आप मोल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर, मास और वॉल्यूम, और मोल को आप नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल को आप मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल को आप वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि आगे तो हमको समझना है। ठीक है, तो नंबर को मोल के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? नंबर को मोल के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? मास को मोल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम को मोल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? या मोल को नंबर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? या मोल को मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? या मोल को वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसी को हमको क्या करना है? तो समझना है। नहीं तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, वन डजन इक्वल टू कितना होता है? 12। यानी एक दर्जन इक्वल टू कितना होता है? 12। एक दर्जन इक्वल टू कितना होता है? 12। यानी कि 12 के ग्रुप में कोई भी सब्सटेंस 12 के ग्रुप में कोई भी सब्सटेंस अगर प्रेजेंट रहे तो हम उसको क्या कहते हैं? 1 डजन। कितना है? 1 डजन है। नहीं, जैसे कि 12 गो केला रहे तो पूछे कितना केला है, तो आप या तो 12 केला कहिए या क्या कह सकते हैं? 1 डजन। 12 केला कहिए या क्या कह सकते हैं? 1 डजन। अगर 12 पीस पेन है, नहीं 12 पीस क्या है? पेन है। 12 पीस पेन है तो पूछेगा कितना पेन है, तो आप जो है सो 2 टर्म में इसको कह सकते हैं। एक कह सकते हैं क्या? तो एक कह सकते हैं 12 पेन, एक कह सकते हैं 12 पेन, और क्या कह सकते हैं? तो 1 डजन पेन। क्या कह सकते हैं? 1 डजन पेन। नहीं 1 डजन पेन। 12 गो बुक है, नहीं 12 पीस बुक है, 12 पीस बुक है तो 12 पीस बुक को आप 1 डजन बुक कह सकते हैं। 12 पीस कॉपी है, नहीं 12 पीस कॉपी है, आप इसको 1 डजन कॉपी कह सकते हैं। नहीं, अगर वही 12 पीस पेन रहता तो आपसे पूछता कितना डजन पेन है, तो आप कह सकते थे कि 2 डजन। नहीं कितना डजन? तो 2 डजन पेन है। नहीं 2 डजन पेन है। 36 रहता तो आप कह सकते थे कितना पेन है? तो 3 डजन पेन है। कितना है? 3 डजन पेन है। तो 1 डजन कितना को रिप्रेजेंट करता है? तो 1 डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है। 1 डजन कितना को? तो 12 को रिप्रेजेंट करता है। नहीं 1 डजन कितना को? तो 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर इसमें आगे, तो जिस तरह 1 डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, 1 डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह 1 ग्रॉस 144 को रिप्रेजेंट करता है।
नहीं, 1 डजन कितना को रिप्रेजेंट करता है? 12 को। तो 1 ग्रॉस कितना को रिप्रेजेंट करता है? तो 144 को, 144 को। उसी तरह 1 मोल जो है, 1 मोल जो है कितना को रिप्रेजेंट करता है? तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 को। नहीं, यानी कि इतना नंबर में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको क्या कह सकते हैं? कितना है? तो 1 मोल है। जैसे कि 12 प्रेजेंट रहता है तो क्या कहते हैं? 1 डजन। 144 प्रेजेंट रहता है तो 1 ग्रॉस। उसी तरह इतना प्रेजेंट रहेगा तो क्या कहेंगे? तो 1 मोल। तो 1 मोल। तो नंबर को मोल के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो नंबर को मोल के टर्म में, तो यहाँ पर अगर यानी कि पार्टिकल की संख्या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो, पार्टिकल की संख्या 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो, तो मोल के टर्म में हम कहे हैं नंबर को मोल के टर्म में, तो इसको आप कितना लिखिएगा? तो 1 मोल। इसको आप कितना लिखिएगा? तो 1 मोल। उसी तरह किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है, नहीं, मोलर मास होता है, वो मोलर मास 1 मोल के इक्वल होता है। मोलर मास कितना मोल के इक्वल होता है? तो 1 मोल के। नहीं, जैसे कि आप 12 ग्राम कार्बन ले लीजिए, 12 ग्राम कार्बन, तो कार्बन कितना है? तो 12 ग्राम। कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो कहेगा 12 ग्राम कार्बन को आप मोल में कहे थे कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कितना मोल इसको लिखिएगा? तो आप कह सकते हैं 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। उसी तरह 24 ग्राम रहता तो 2 मोल, 36 ग्राम रहता तो 3 मोल, नहीं, 48 ग्राम रहता तो 4 मोल। तो मास को हम मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। मास को हम किस में? मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब भी लेते हैं तो एसटीपी या एनटीपी पर लेते हैं, और इसको हम पहले सीख चुके हैं। तो यदि वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, यदि वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, तो ये वॉल्यूम कितना के इक्वल? तो 1 मोल के इक्वल। कितना के इक्वल? तो 1 मोल के इक्वल। ये भी हम कॉन्सेप्ट पीछे के क्लास में देखे हैं कि 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना के इक्वल होता है? एनटीपी और एसटीपी पर, तो 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर हो तो 1 मोल, 44.8 हो तो 2 मोल। तो हम वॉल्यूम को मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए ना। तो नंबर को मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, मास को मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, वॉल्यूम को मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। यानी इतना नंबर प्रेजेंट रहेगा तो 1 मोल। इतना मास यानी किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास जो है 1 मोल के क्या होता है? इक्वल होता है। उसी तरह इतना लीटर वॉल्यूम गैस का प्रेजेंट रहेगा एसटीपी और एनटीपी पर, तो कितना के इक्वल? तो 1 मोल के इक्वल। कितना के इक्वल? 1 मोल के इक्वल। अब मोल को नंबर के टर्म में, तो 1 मोल पूछेगा कितना के इक्वल? 1 मोल कितना के इक्वल? तो आप फिर वही कहिएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। नहीं, 1 मोल कितना के इक्वल? तो यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो मोल के नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। मोल को क्या किए? नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर नंबर को मोल के टर्म में और यहाँ पर मोल को नंबर के टर्म में। अब मोल को मास के टर्म में, मोल को मास के टर्म में, तो 1 मोल कार्बन कितना के इक्वल होगा? तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होगा। 12 ग्राम कार्बन के इक्वल। अगर 2 मोल लेते तो 24 ग्राम, 3 मोल लेते तो 36 ग्राम, नहीं, 36 ग्राम। और वॉल्यूम, तो 1 मोल वॉल्यूम कितना के? तो एसटीपी या एनटीपी पर 22.4 लीटर। 1 मोल कितना के? तो 22.4 लीटर। 1 मोल कितना के? तो 22.4 लीटर। 2 मोल कितना के? तो 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। तो मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मोल को हम, नंबर को हम मोल के टर्म में, मास को मोल के टर्म में, वॉल्यूम को मोल के टर्म में, और मोल को नंबर के टर्म में, और मोल को मास और मोल को वॉल्यूम के टर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही थर्ड लाइन एक्सप्लेन करता है कि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट गिव्स द concept of quantity of matter in terms of number, mass and volume, number, mass and volume। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम इससे आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कि मोल का बहुत सारा डिफिनीशन है और उस डिफिनीशन को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है वो डिफिनीशन। ठीक है, तो मोल का और क्या क्या डिफिनीशन होता है तो देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स present in 12 gram of carbon, 12 gram of carbon, 12 gram of C12 is called मोल। नहीं, और 12 ग्राम कार्बन contains 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। नहीं, यानी 12 ग्राम कार्बन में जितना यानी कि एटम प्रेजेंट रहेगा, जितना नंबर में एटम प्रेजेंट रहेगा वही क्या कहलाता है तो मोल कहलाता है। वही क्या कहलाता है मोल कहलाता है। और 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम प्रेजेंट रहता है तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम प्रेजेंट रहता है। तो यही कितना के इक्वल होगा तो 1 मोल के। इससे पहले भी हम लोग अभी पढ़े हैं, नहीं इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। द नंबर, उसके बाद देखते हैं आगे। द नंबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज गिवन बाय एवोगाड्रोज watch. The number 6.022 into 10 to the power 23 was given by Avogadro, and this number is known as Avogadro's number, और it is denoted by Na, यानी कि जहां n किसको रिप्रेजेंट करता है तो नंबर को, और a किसको रिप्रेजेंट करता है तो एवोगाड्रो, यानी एवोगाड्रो नंबर। और इसका वैल्यू कितना होता है तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये जो है, ये जो लाइन क्या कहता है तो कहता है ये नंबर जो है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 किसके द्वारा दिया गया था तो इस नंबर का खोज करने वाले कौन थे तो इस नंबर का खोज करने वाले या ये नंबर देने वाले कौन थे तो एवोगाड्रो। ये नंबर देने वाले कौन थे एवोगाड्रो। तो चूंकि ये नंबर एवोगाड्रो दिए थे, नहीं चूंकि ये नंबर एवोगाड्रो दिए थे तो उन्हीं के नाम पर इस नंबर को किस नाम से जाना जाता है एवोगाड्रो नंबर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है एवोगाड्रो नंबर के नाम से। और इसको डिनोट किसके द्वारा करते हैं तो Na द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करते हैं तो Na द्वारा। नहीं, अब जो है आगे देखते हैं अगला। द collection of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of an element is called mole। उसके बाद द collection of 6.022 into 10 to the power 23 ions of a
substance is called mole, or the collection of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of a substance is called mole. उसके बाद the collection of 6.022 into 10 to the power 23 atoms, ions or molecules of a substance is called mole. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। नहीं, यानी कि किसी भी एलिमेंट का इतना नंबर में अगर एटम प्रेजेंट रहेगा, नहीं यानी कि इतना एटम प्रेजेंट रहेगा, किसी भी एलिमेंट का इतना एटम प्रेजेंट रहेगा तो वो कितना के इक्वल होगा, तो 1 मोल के। सिंपल है, पहले भी हम पढ़े हैं। इतना नंबर में अगर आयन प्रेजेंट रहे तो वो कितना के इक्वल होगा, तो 1 मोल के। और इतना अगर मोलेकुल प्रेजेंट रहेगा, तो कितना मोल के इक्वल, तो 1 मोल के इक्वल। नहीं, तो इतना संख्या में एटम प्रेजेंट रहे, आयन प्रेजेंट रहे, मोलेकुल प्रेजेंट रहे, यानी कि इस तीनों में से कोई अगर इतना है तो वो कितना के इक्वल, तो 1 मोल के इक्वल। अब आप कह सकते हैं कि एटम, आयन और मोलेकुल तो कह दिए, आप जो है पेन क्यों नहीं कहते हैं, बनाना क्यों नहीं कहते हैं? तो ये जो नंबर है इतना बड़ा नंबर है कि इतना यानी कि कलेक्शन में ये पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कहने का मतलब हुआ कि इतना पेन पूरे वर्ल्ड में होगा ही नहीं, इसलिए उसके लिए इस वर्ड का यूज नहीं करते, यानी कि पेन के लिए इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब आप अगर एक पॉइंट ले लीजिएगा तो उस पॉइंट में भी यानी कि एटम या मोलेकुल या आयन की संख्या इतना हो सकता है, लेकिन इतना संख्या में पेन जो है संभव नहीं है, इतना संख्या में कलम जो है सो संभव नहीं है। इसलिए यानी कि ये नंबर जो यूज किया जाता है या ये नंबर जो दिया गया था एवोगाड्रो के द्वारा, तो किस सेंस में दिया गया था, तो एटम के कैलकुलेशन के लिए, आयन के कैलकुलेशन के लिए और मोलेकुल के कैलकुलेशन के लिए नहीं, यानी कि एटम को काउंट करने के लिए, आयन को काउंट करने के लिए और मोलेकुल को काउंट करने के लिए। यानी कि इस नंबर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल जो वस्तु होता है, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यानी काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना संख्या में प्रेजेंट होगा ही नहीं। इसलिए हम जो है यानी कि इसका यूज नॉर्मल ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग जो यूज में वस्तु लाते हैं उसकी गिनती में इस नंबर का यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको काउंट करने के लिए इस नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मोल क्या होता है। तो मोल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, मोल का एप्लीकेशन हम लोग को देखना है कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो सिंपल सा है, क्योंकि एप्लीकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे यानी कि इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि इतना नंबर में अगर एटम प्रेजेंट रहे तो 1 मोल, इतना नंबर में मोलेकुल प्रेजेंट रहे तो 1 मोल, इतना नंबर में अगर आयन प्रेजेंट रहे तो 1 मोल। तो थोड़ा तो कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझे हैं मोल का।
और थोड़ा जो है सो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ मोल, एप्लीकेशन ऑफ मोल, एप्लीकेशन ऑफ मोल। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द number of moles in given mass of a substance, given mass of a substance। तो यानी कि पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी सब्सटेंस के दिए गए मास में, किसी भी सब्सटेंस के दिए गए मास में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा उसको कैलकुलेट करना, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूला द्वारा क्या करेंगे तो समझेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, फॉर्मूला होगा मास ऑफ सब्सटेंस, इसमें तो ग्राम में, बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के द्वारा हम कुछ क्वेश्चन बना करके देखते हैं। ऐसे इसको हम यानी कि बिना फॉर्मूला के भी समझ सकते हैं। कैसे बिना फॉर्मूला के समझ सकते हैं तो इसको समझाए हैं। जैसे 12 ग्राम कार्बन है तो कितना मोल के इक्वल, तो 12 ग्राम कार्बन है तो 1 मोल के इक्वल। तो 24 ग्राम कार्बन कितना मोल के इक्वल, तो 2 मोल के। 36 ग्राम कितना के इक्वल, तो 3 मोल के। 48 ग्राम कितना मोल के इक्वल, तो 4 मोल के। और 60 ग्राम कितना मोल के इक्वल, तो 5 मोल के। यानी कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के इक्वल, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के इक्वल, तो 24 ग्राम 2 मोल के इक्वल, 36 ग्राम तो 3 मोल के इक्वल, 48 ग्राम तो 4 मोल के, और 60 ग्राम तो 5 मोल के। ऐसे ही कुछ और सब्सटेंस पर देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, तो 1 कितना होता है 1, तो 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम। हीलियम का तो 2 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम, बेरिलियम का 9 ग्राम, बोरन का 11 ग्राम। आप जो है चार्ट पीछे देख सकते हैं, चार्ट हम लिखवाए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम नहीं 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना मोल के इक्वल, तो 1 मोल के। 4 ग्राम कितना मोल के इक्वल, तो 1 मोल के। 7 ग्राम कितना के इक्वल, तो 1 मोल के। 9 ग्राम 1 मोल के, और 11 ग्राम 1 मोल के। नहीं, यानी किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास जो होता है वो उसके 1 मोल एटम्स या मोलेक्यूल्स के 1 मोल एटम्स या मोलेक्यूल के मास के इक्वल होता है। 1 मोल मोलेक्यूल्स या एटम्स के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 2 मोल के। 3 ग्राम तो 3 मोल के। 4 ग्राम तो 4 मोल के। 5 ग्राम तो 5 मोल के। 4 ग्राम हीलियम कितना मोल के, तो 1 मोल के, तो 8 ग्राम 2 मोल के। 12 ग्राम 3 मोल के। 16 ग्राम 4 मोल के। उसी तरह 7 ग्राम लिथियम 1 मोल के। 7 ग्राम लिथियम 1 मोल के, तो 14 ग्राम 2 मोल के। 9 ग्राम बेरिलियम 1 मोल के, तो 18 ग्राम 2 मोल के। बोरन 11 ग्राम 1 मोल के, तो 22 ग्राम 2 मोल के। 33 ग्राम 3 मोल के। 44 ग्राम 4 मोल के नहीं 4 मोल के। तो इसी तरह आप जो है जितने भी एलिमेंट है
उसके मोलर मास से डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि H2O है, तो H2O का मोलर मास 18 ग्राम, H2O का मोलर मास 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, कितना के 1 मोल के। CH4 तो 16 ग्राम, इसका मोलर मास 16 ग्राम, 12 और 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 कितना, तो 16 ग्राम। यहाँ 1 इंटू 2 का प्लस 16 कितना होगा, तो 18 ग्राम। उसी तरह NH3 17 ग्राम, CO2 44 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो 14 3 यानी कि 14 3 17 ग्राम, नहीं 17 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो दूगो ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 और 12 कितना, तो 44 ग्राम, कितना 44 ग्राम। तो H2O का मोलर मास 18 ग्राम और कितना के इक्वल, 1 मोल के। CH4 का मोलर मास 16 ग्राम और कितना के इक्वल, तो 1 मोल के। NH3 का मोलर मास 17 ग्राम और कितना के इक्वल, तो 1 मोल के। CO2 का मोलर मास 44 ग्राम और कितना के इक्वल, तो 1 मोल के, नहीं कितना के इक्वल, तो 1 मोल के। तो 18 ग्राम H2O 1 मोल के इक्वल, 18 ग्राम H2O 1 मोल के इक्वल, तो 36 ग्राम कितना के इक्वल, तो 2 मोल, नहीं, और 54 ग्राम कितना के, तो 3 मोल के। 16 ग्राम CH4 कितना मोल के, तो 1 मोल के, तो 32 ग्राम कितना के, तो 2 मोल के। 48 ग्राम कितना के, तो 3 मोल के। 17 ग्राम NH3 1 मोल के इक्वल, तो 34 ग्राम कितना के, तो 2 मोल के। 34 ग्राम कितना के, तो 2 मोल के। उसी तरह 51 ग्राम कितना के, तो 3 मोल के। CO2 44 ग्राम CO2 1 मोल के, 44 ग्राम CO2 1 मोल के इक्वल, तो 88 ग्राम कितना के, तो 2 मोल के। तो आप जो है इस टर्म में भी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूला द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सब बना करके देखेंगे, ठीक है। क्या कहेगा क्वेश्चन में, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन गिवन मास, यानी कि सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में आपको दे दे, नहीं फर्स्ट में आपको दे दे यानी कि 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। सेकेंड में दे दे 8.8 ग्राम CO2। थर्ड में दे दे 49 ग्राम H2SO4। फोर में दे दे 0.63 ग्राम HNO3। उसके बाद 5 में दे दे यानी कि 90 ग्राम C6H12O6, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ सब्सटेंस किसमें, ग्राम में, बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के जगह पर क्या है, तो H2O है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के जगह पर क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में H2O। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, H2O है, तो क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। आगे क्या लिखाएगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस। तो फिर सब्सटेंस के जगह पर क्या है, H2O है। सब्सटेंस के जगह पर क्या है, H2O है। तो मास ऑफ क्या लिखाएगा, H2O, इसमें तो ग्राम में। अब बाय क्या लिखाएगा,
तो मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O, ठीक है, मोलर मास ऑफ H2O। तो अब जो है मास ऑफ H2O तो कितना दिया है, तो 36 ग्राम, कितना दिया है, 36 ग्राम। और मोलर मास ऑफ H2O तो निकाल लीजिए आप, हाइड्रोजन का 1/2 और ऑक्सीजन का +16, और ये ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है, तो ग्राम पर मोल हो गया। आगे 36 ग्राम बाय यानी कि 1 × 2 और 16 क्या हो जाएगा 18, तो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। 18 से 2 टाइम्स ग्राम से ग्राम, और ये मोल ऊपर जाएगा तो 2 मोल, यानी कि 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O कितना मोल के इक्वल, तो 2 मोल के, कितना मोल के इक्वल, तो 2 मोल के इक्वल। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कहता है सेकेंड में 8.8 ग्राम CO2, तो फिर वही फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो क्या लिखाएगा, तो मास ऑफ CO2 किसमें, तो ग्राम में, अब बाय क्या लिखाएगा, तो मोलर मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कितना दिया है, तो 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम। और मोलर मास ऑफ CO2 तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 और यूनिट ग्राम पर मोल। अब जो है इसको 8.8 ग्राम बाय 32 में 12 जोड़िएगा तो 44 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम काट दीजिए, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो नीचे आएगा, तो 88/44 × 10 और मोल तो ऊपर चला जाएगा 2 टाइम्स, और 2 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मोल, क्या हो जाएगा 0.2 मोल, नहीं 0.2 मोल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 49 ग्राम H2SO4, तो थर्ड में किसका निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 किसमें, तो ग्राम में, बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना दिया है 49 ग्राम, कितना दिया है 49 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 और ग्राम पर मोल। आगे लिखिए 49 ग्राम, 49 ग्राम और 1 × 2 2 32 तो 34 34 और 64 तो कितना हो जाएगा, तो 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम ये 2 टाइम्स और ये 1, तो 1/2, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोल। थर्ड नंबर भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो फोर्थ नंबर में है, फोर्थ नंबर में है HNO3 नहीं नाइट्रिक एसिड, तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, तो मास ऑफ क्या हो जाएगा HNO3 किसमें ग्राम में, बाय मोलर मास ऑफ HNO3 निकालिए, दिया हुआ है 0.63 ग्राम, बाय इसका निकालिएगा हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 × 3 ग्राम पर मोल, यानी कि इसको ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 0.63 ग्राम बाय 63 ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल, 48 तो 48 और 14 तो 12 है, यानी कि ठीक वो एडिशन ठीक। तो यहाँ पर डेसिमल हटाइए तो 60